हेलो बच्चों, ये हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का चौथा और आखिरी लेक्चर है। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए क्या लिखा है कि इन 5 केसी का मतलब किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किन्होंने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? आर.एच. व्हिटेकर ने। तो आर.एच. व्हिटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नो प्लेस गिवन टू लाइकन्स एंड ए सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, मतलब लाइकन्स एंड ए सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स को कोई जगह नहीं दी गई 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। ए सेल्यूलर में कौन कौन आते हैं? तो वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स। इनको जगह क्यों नहीं दी गई? भैया लिविंग होते तब देते ना जगह, ये तो लिविंग है ही नहीं, तो इनको कैसे जगह देते? ठीक है, मतलब अगर वायरस की बात करो तो वायरस जो है इनकी आपने लक्षणें देखी हैं कैसी है। जब ये लिविंग सेल के बाहर है तो नॉन लिविंग की प्रॉपर्टी शो करता है, लिविंग सेल के अंदर लिविंग की प्रॉपर्टी शो करता है। तो मतलब ऐसी लक्षण रहेगी तो कौन इसको जगह देगा अपने क्लासिफिकेशन में? सिंपल सी बात है भाई, लिविंग होते तो ना, जीवित होते तो जगह मिलती ना, ये तो जीवित है ही नहीं। एंड लाइकन्स की बात करें तो इसके बारे में लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि इसमें एल्गी भी आते हैं, फंजाई भी आते हैं। एल्गी को उन्होंने बाकायदा प्लांट किंगडम में रखा, फंजाई के लिए तो उन्होंने एक अलग से किंगडम बनाया, किंगडम फंजाई, और दोनों के एसोसिएशन को जगह नहीं दिया। तो भाई आर.एच. व्हिटेकर से हमें सीखना चाहिए कि अगर इनको ए सेल्यूलर को वो जगह दे देते ना अपने क्लासिफिकेशन में तो ये उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती। ठीक है, तो हमें आर.एच. व्हिटेकर से सीखना चाहिए कि अगर हमारे लाइफ में भी कोई ऐसा हो जो आगे चल के प्रॉब्लम दे सकता है तो उसको अपने लाइफ में जगह ही नहीं देने का। और इसको क्यों नहीं दिया ये समझ में ही नहीं आया, इसको कहाँ रखते? इसमें तो एल्गी भी है, फंजाई भी है। एल्गी को प्लांट किंगडम में रख दिया, फंजाई को फंजाई में रख दिया, दोनों के एसोसिएशन को कहाँ रखते? तो इनको भी जगह नहीं दिया। तो यहाँ पे भी सीखनी चाहिए हमें कि अगर कोई इंसान आपको समझ में ना आए तो उसे भी हमें अपनी जिंदगी में जगह नहीं देना चाहिए, जैसे इन्होंने इसको जगह दिया ही नहीं अपने क्लासिफिकेशन में। ठीक है, अब देखो जो वायरस को लेके हम आगे बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो वायरसेस होते हैं ना, ये नॉन सेल्यूलर हैं, नॉन सेल्यूलर हैं। इनमें एक देखिए, अगर आप लिविंग उसको मानते हैं जिसमें सेल स्ट्रक्चर है, भाई लिविंग होने के लिए कम से कम एक सेल की तो बॉडी होनी चाहिए ना, इनमें तो सेल ही नहीं है, ये नॉन सेल्यूलर है। ठीक है, नॉट ट्रूली लिविंग, ये ट्रूली लिविंग नहीं है, इसीलिए तो जगह नहीं दिया। लिविंग होते तो जगह तो मिल ही जाती। अब देखो क्या लिखा है कि इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड लिविंग सेल, कि जब ये वायरस जो है जब लिविंग सेल के बाहर है तो इनर्ट है, इनएक्टिव है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, मतलब लिविंग सेल के जब बाहर है तो ये नुकसान नहीं पहुंचाते, ये कुछ नहीं कर सकते। लिविंग सेल के बाहर ये कुछ नहीं करते, नॉन लिविंग की प्रॉपर्टी शो करते हैं। आप ऐसे समझो लिविंग सेल के बाहर इनकी कोई औकात नहीं है, लेकिन एक बार ये सेल के अंदर चला गया, लिविंग सेल के अंदर, तो फिर ये अपना औकात दिखाएगा। अब देखिए आगे क्या है कि इनर्ट आउटसाइड स्पेसिफिक होस्ट। याद रखिएगा कि जो वायरस है ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी वायरस किसी को भी अटैक कर देगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। आगे यहाँ पे है कि जो वायरस है ये होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। ये कैसे होते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ये ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेट का मतलब होता है ना कि कंपलसरी, एसेंशियल। पैरासाइट मतलब आप जानते हैं इनका अपने होस्ट के साथ प्लस माइनस का रिश्ता। ये होस्ट को तो नुकसान पहुंचाते हैं, बीमारी कर देते हैं, और इनका तो फायदा हो जाता है। और इंट्रासेल्यूलर मतलब सेल के अंदर, अभी बताया ना कि ये सेल के अंदर जाके ही कुछ कर सकते हैं। और ये जो है हमेशा ऑब्लिगेट यानी हमेशा ये पैरासाइट रहेंगे, होस्ट पे ही डिपेंड रहते हैं, होस्ट के अंदर जाके ही ये कुछ कर सकते हैं। ठीक है, होस्ट के बाहर है तो ये तो नॉन लिविंग की प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब देखो क्या है कि वंस वायरस इन्फेक्ट अ सेल, इन्फेक्ट मतलब अटैक, जब अटैक करना। ठीक है, तो जब जो वायरस है वो एक सेल को अटैक करता है तो फिर वो क्या करता है? दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल। वो क्या करता है ना कि होस्ट सेल की मशीनरी पे एक तरह से कब्जा जमा लेता है। ठीक है, होस्ट सेल की मशीनरी का इस्तेमाल करता है किस लिए? तो टू रेप्लिकेट देम सेल्फ। रेप्लिकेट मतलब कॉपी बनाना। ठीक है, तो वो अपनी कॉपी बनाता है और फिर क्या करता है, और बाद में एंड किल द होस्ट, होस्ट को किल कर देता है। तो मतलब सोचो ये कितना खतरनाक है, कितना जहरीला है। एक्चुअली वायरस जो शब्द है उसका मतलब ही होता है पॉइजन, जहर। ये अभी हम देखेंगे। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, आइए देखते हैं। अब हम समझेंगे कि जो वायरस है वो आखिर है क्या। तो देखिए जो वायरस है इनमें 2 चीज है,
एक होती है प्रोटीन कोट, इस प्रोटीन कोट को हम कहते हैं कैप्सिड, और दूसरा है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो पहले एक एक करके बात कर लेते हैं। अगर प्रोटीन कोट की बात करें तो उसको क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। और ये जो कैप्सिड है मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कैप्सोमियर्स, और ये जो कैप्सिड है ये बनी होती है स्मॉल सब यूनिट्स कैप्सोमियर से मिलकर के। ठीक है, कैप्सोमियर जो है वो मिलकर के क्या बनाते हैं, कैप्सिड बनाते हैं। और कैप्सोमियर में जो कैप्सिड में जो कैप्सोमियर्स का अरेंजमेंट है ना, वो हेलिकल मैनर में भी हो सकता है, पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म हो सकता है। तो वही लिखा है कि अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म। ये भी मैं आपको दिखाऊंगी भी डायग्राम। और ये जो प्रोटीन कोट है कैप्सिड, इसका काम क्या है, तो प्रोटेक्ट जेनेटिक मटेरियल, यानी जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करना, न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करना, ये इसका काम है। ठीक है, अब जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो वायरस के जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं आइदर डीएनए और आरएनए, या तो डीएनए होंगे या आरएनए होंगे, नेवर बोथ, याद रखिएगा दोनों कभी नहीं होंगे, या तो डीएनए होंगे या फिर आरएनए होंगे। और यही जो जेनेटिक मटेरियल है यही इन्फेक्शियस होता है, यही होस्ट सेल में जाता है, यही इन्फेक्शियस है। ठीक है, अब देखो वायरस में प्रोटीन है और न्यूक्लिक एसिड है, जेनेटिक मटेरियल यानी कि न्यूक्लिक एसिड है और प्रोटीन है। तो जो वायरस है ना, वायरस इट इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल, ये न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल है जो कि न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। अब चलिए आगे बात करते हैं। अभी थोड़ी देर में डायग्राम भी दिखाऊंगी तो चीजें और भी क्लियर होंगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट के बेसिस पे जो वायरसेस है, यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आइए देख लेते हैं। पहला है कि प्लांट वायरसेस मतलब वो वायरस जो प्लांट को अटैक करते हैं, वो वायरस जो प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं, यानी कि इनका जो होस्ट है वो प्लांट है। देखिए प्लांट वायरस को कहेंगे फाइटोफाज, एनिमल वायरस को कहेंगे जूफाज, बैक्टीरियल वायरस को कहेंगे बैक्टीरियोफाज। ठीक है, फंगल वायरस को कहेंगे माइकोफाज, एल्गल वायरस को कहेंगे फाइकोफाज। तो इस तरह से नाम देते हैं। तो जो प्लांट वायरसेस हैं, यानी कि जो प्लांट को अटैक करते हैं, जिनका होस्ट प्लांट है, उनमें जनरली इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो जनरली ज्यादातर क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। एसएस मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ठीक है, और जो बैक्टीरियोफाज है, बैक्टीरियोफाज मतलब बैक्टीरियल वायरस, जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं, मतलब सोचो ये बैक्टीरिया को भी अटैक करते हैं। ठीक है, तो जो बैक्टीरियोफाज है यानी बैक्टीरियल वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं, उनमें यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ठीक है, अब जो एनिमल वायरसेस हैं, यानी कि जो एनिमल्स को अटैक करते हैं, जिनका होस्ट एनिमल है, इनमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है। देखो मेजोरिटी में तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही होता है, लेकिन कुछ वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो सिमेट्री ऑफ वायरस की बात करें तो बताया, एक है पॉलीहेड्रल सिमेट्री, दूसरा है हेलिकल सिमेट्री। ठीक है, पॉलीहेड्रल सिमेट्री में आपको याद रखना है बैक्टीरियोफाज वायरस, बैक्टीरियोफाज, और हेलिकल सिमेट्री में याद रखना है टीएमबी यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, हेलिकल सिमेट्री क्या मतलब है, देखिए अभी मैंने बताया ना कि वायरस में एक होता है प्रोटीन कोट और दूसरा होता है जेनेटिक मटेरियल। अब जो प्रोटीन कोट है उसको कैप्सिड कहते हैं, और जो कैप्सिड है वो स्मॉल सब यूनिट कैप्सोमियर से मिलके बने होते हैं। अब कैप्सिड में जो कैप्सोमियर्स का अरेंजमेंट है ना, वो हेलिकल मैनर में होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, टीएमबी टोबैको मोज़ेक वायरस। आइए डायग्राम भी देखते हैं। तो आइए डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये टीएमवी यानी टोबैको मोज़ेक वायरस है, ये आपके एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया है, समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये कैप्सिड है, ये क्या है, ये कैप्सिड है, और ये है इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ठीक है, और ये कैप्सिड है, और देखो यहाँ पे ये जो है ये कैप्सोमियर्स हैं, और कैप्सोमियर्स मिल करके क्या बनाते हैं, ये कैप्सिड बनाते हैं। ठीक है, जो टीएमबी है ना टोबैको मोज़ेक वायरस, इनके कैप्सिड में कैप्सोमियर्स का नंबर 2130 होता है। ठीक है, अगर परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पे 5% आरएनए होता है और 95% प्रोटीन होता है, क्योंकि जो कैप्सिड है प्रोटीन कोट, ये तो प्रोटीन का ही बना है ना, तो 95% प्रोटीन होता है। तो ये हो गया हमारा टीएमबी। अब चलो अब ये देखिए यहाँ पे ये बैक्टीरियोफाज है, ये वही है जो बैक्टीरिया को अटैक करता है, तो इसका भी देख लेंगे। तो यहाँ पे देखो इसमें यहाँ पे ये इसका हेड है, ये वाला क्या है, ये इसका हेड है, सर मुंडी है,
और इसी हेड में होता है इसका जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। और ये यहाँ पे देखो ये कॉलर है, याद रखिएगा एनसीईआरटी का डायग्राम है तो आपको याद रखना होगा। और ये इसका यहाँ पे सीथ है और ठीक है, यहाँ पे ये एंड प्लेट होता है और ये एंड टेल पिंस है, ये टेल पिंस है। ये लेवल नहीं किया तो आप भूल भी सकते हैं। और ये याद रखिएगा ये क्या है, ये है टेल फाइबर्स, 6 होते हैं। और ये टेल फाइबर्स का काम क्या है, तो जो बैक्टीरियोफाज जो है इसी टेल फाइबर्स की हेल्प से बैक्टीरिया से अटैच होता है और फिर यहाँ से जेनेटिक मटेरियल जो है बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। फिर वहां पे जाके वो नई नई कॉपी बनाएगा, नए नए वायरस बनाएगा और अंत में होस्ट सेल को किल कर देगा। तो ये बहुत ही खतरनाक होते हैं वायरस। तो ये आपको याद रखना होगा, एनसीईआरटी का डायग्राम है तो इम्पोर्टेंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट की बात कर लेते हैं, वायरस की डिस्कवरी को लेके कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जो शब्द है ना वायरस जो शब्द है, पहले भी बताया, अभी बताया था ना कि इसका मतलब क्या होता है, वेनम, पॉइजनस फ्लूइड, मतलब जहरीला फ्लूइड, ये है इसका मतलब। तो आइए कुछ साइंटिस्ट की बात कर लेते हैं। तो सबसे जो पहला साइंटिस्ट है यहाँ पे हमारे पास वो है डिमित्री इवानोव्स्की। ईयर भी याद रख लीजिएगा, एनसीईआरटी में गिवन है 1892। देखो इन्होंने क्या करा ना कि ये टोबैको मोजैक डिजीज पे काम कर रहे थे, उस पे वर्क कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया कि मान लीजिए यहाँ पे एक फिल्टर लिया है ना, एक ऐसे फिल्टर लिया, मान लीजिए ये एक फिल्टर है और इसका जो पोर है ना, इसका जो पोर है, छेद पोर, ये ना बैक्टीरिया से भी छोटा है। इसका जो पोर है वो बैक्टीरिया से भी छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से बैक्टीरिया पास नहीं कर सकता, ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर है। लेकिन इन्होंने देखा कि टोबैको मोजैक डिजीज का जो पॉजिटिव एजेंट है ना वो इससे पास हो जा रहा है। तो इन्होंने क्या कहा कि देखो भाई जो पॉजिटिव एजेंट ऑफ टोबैको मोजैक डिजीज है ना वो स्मॉलर देन बैक्टीरिया है। क्यों भाई, क्यों है, क्योंकि ये बैक्टीरिया फिल्टर प्रूफ को भी पार कर जाता है। तो यही कहा कि स्मॉलर देन बैक्टीरिया है और कैन पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास कर जाते हैं, कर सकते हैं। तो इतना उन्होंने कहा बस, ठीक है, इतना याद रखना है। अब अगला हमारा जो दूसरा साइंटिस्ट है वो है MW विजर्निक, ये याद रख लीजिएगा 1898। इन्होंने क्या करा कि इन्होंने एक इन्फेक्टेड प्लांट को लिया जिसको कि टोबैको मोजैक डिजीज था और उससे इन्होंने रस लिया, फ्लूइड निकाला और उस फ्लूइड को एक हेल्दी प्लांट जिसमें कि टोबैको मोजैक डिजीज नहीं था उसमें डाल दिया। उसके बाद इन्होंने देखा कि वो प्लांट जो कि हेल्दी था वो भी इन्फेक्टेड हो गया। तो इन्होंने उस फ्लूइड को, वो जो फ्लूइड है उसे कहा कंटेजियम वाइबम फ्लूइडम। याद रखना है ये आपको, इस पे क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। कंटेजियम वाइबम फ्लूइडम, ये कोई संस्कृत का श्लोक नहीं है, इसका मतलब होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। तो उस फ्लूइड को तो कहा कंटेजियम वाइबम फ्लूइडम। और देखो और फिर इन्होंने जो पैथोजन है उस पैथोजन को नाम दिया वायरस। अब ये वायरस टर्म किन्होंने दिया, इसको लेके थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि देखो एनसीईआरटी ने खुद ही 3 बार चेंज किया। पहले लिखा कि पास्चर ने दिया, फिर लिखा कि इवानोव्स्की ने दिया और अब कहते हैं विजर्निक ने दिया। तो आपको तो यही याद रखना क्योंकि फिलहाल नहीं एनसीईआरटी में तो यही है। तो जो याद रखिएगा कि इन्होंने उस पैथोजन को नाम दिया वायरस, ठीक है, इतना याद रह जाएगा। अब अगला साइंटिस्ट है तीसरा MW स्टेनली, ये भी इनका भी ईयर याद रख लेना 1935। ही क्रिस्टलाइज्ड वायरसेस, इन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज किया और कहा कि क्रिस्टल्स आर लार्जली मेड ऑफ प्रोटीन, कि जो क्रिस्टल्स हैं वो मेनली प्रोटीन के बने हैं, ये उन्होंने कहा। तो ये 3 साइंटिस्ट के नाम जो है वो आपको यहाँ पे याद करने हैं, ठीक है। अब चलो अब यहाँ पे हम कुछ वायरल डिजीज की बात कर लेते हैं। तो आइए यहाँ पे हम सम वायरल डिजीजेस की बात करेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप देख लेना। तो यहाँ पे हो जाएगा मिजल्स, मम्स, इन्फ्लुएंजा, एड्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, ये कुछ वायरल डिजीजेस के नाम हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब अगला है सिम्टम्स ऑफ वायरल डिजीजेज इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में वायरल डिजीजेज के सिम्टम्स, ये भी एनसीईआरटी में दिया है, आप याद रखिएगा। पहला है मोजैक फॉर्मेशन। मोजैक फॉर्मेशन क्या मतलब है कि पत्ती में ऐसे धब्बा धब्बा हो जाना, ठीक है। इसके अलावा लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, लीफ जो है लीफ पत्ती, उसका रोलिंग एंड कर्लिंग, रोल हो जाएगा, कर्ल हो जाएगा। इसके अलावा है येलोइंग, मतलब जो पत्ती है वो पीली पड़ जाती है, एंड क्लियरिंग ऑफ वेन्स। ड्वार्फिंग यानी कि पौधा जो है वो बौना रह जाता है, एंड स्टंटेड ग्रोथ, वृद्धि जो है वो कम होती है। तो ये कुछ है जो आपको याद करने हैं, ठीक है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वायरॉइड्स की, ठीक है।
तो आइए हम वायरॉइड्स की बात करते हैं। तो देखो जो वायरॉइड्स हैं इनको इनकी डिस्कवरी की जो क्रेडिट है वो जाती है टीओ डाइनर को। इन्होंने डिस्कवर किया था इन 1971 1971 में। ठीक है, अब ये जो वायरॉइड्स हैं ये क्या है, तो ये भी जो वायरॉइड्स हैं ये भी इन्फेक्शियस होते हैं, याद रखिएगा। और ये जो वायरॉइड्स हैं ये स्मॉलर देन वायरसेस, वायरसेस से भी छोटे होते हैं। और ये पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिजीज करते हैं, आलू में बीमारी करते हैं। कौन सा बीमारी? पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिजीज, ये एनसीईआरटी में गिवन है। अगर आपसे ये भी कह देते हैं कि जो पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिजीज है ये पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल वायरॉइड्स करते हैं, तो ये भी सही है। ठीक है, अब ये है क्या भाई, ये क्या है? तो जो वायरॉइड्स है ना ये है इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल्स हैं जिनमें प्रोटीन कोट नहीं होता है। तो ये आरएनए पार्टिकल हैं, देखिए ओनली फ्री आरएनए, इसमें सिर्फ जो है वो फ्री आरएनए है। फ्री क्यों? क्योंकि इनमें प्रोटीन कोट नहीं होता, इसीलिए लिखा है फ्री, या फिर नेकेड आरएनए भी कह सकते हैं। यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है और जो वायरॉइड के आरएनए है ना वो लो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे प्रोटीन कोट नहीं है। वायरस में पढ़ा था ना कि वायरस में जो है वो प्रोटीन कोट होता है एंड क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। लेकिन यहाँ पे जो है वो सिर्फ न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन कोट नहीं है। तो ये थे वायरॉइड्स। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम प्रियॉन्स की बात कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी? प्रियॉन्स की। तो ये क्या होते हैं? तो जो प्रियॉन्स है ना ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है। ये क्या है? एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है। ये भी इन्फेक्शियस होते हैं और ये जो है सिमिलर साइज एज वायरसेस, और इनमें जेनेटिक मटेरियल नहीं है। ध्यान से समझिए, देखो जो वायरस है वो क्या है? वायरस जो है वो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल है, यानी कि उसमें न्यूक्लिक एसिड है और प्रोटीन है। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड मिलकर क्या बनाते हैं? वायरस बनाते हैं। लेकिन जो वायरॉइड्स हैं उनमें तो न्यूक्लिक एसिड है लेकिन प्रोटीन नहीं है। लेकिन जो प्रियॉन्स हैं इनमें प्रोटीन है लेकिन न्यूक्लिक एसिड नहीं है। नो जेनेटिक मटेरियल, इनमें जेनेटिक मटेरियल नहीं है। ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है। ठीक है, और इनको क्या नाम दिया गया? प्रियॉन्स, यानी कि प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस जो है ये पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज करते, बहुत खतरनाक है। ये देखो एक डिजीज का नाम आपने सुना होगा, मैड कॉ डिजीज, है ना। इनको कहते हैं बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी। मतलब देखो एनसेफेलॉन वर्ड सुन के ही समझ में आ जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ ब्रेन से लेना देना है। ठीक है, तो BSE बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी, इसी को कॉमनली कहते हैं मैड कॉ डिजीज, जो कि ये प्रियॉन्स कॉज करते हैं। ठीक है, गाय भैंस में, और ह्यूमंस में भी ये डिजीज करते हैं। क्रूजफेल्ड जैकोब्स डिजीज, शॉर्ट में कहेंगे CJD, ये ह्यूमंस में करते हैं। और एनसीईआरटी लिखती है कि ये जो CJD है ये एनालॉगस वेरिएंट ऑफ BSE है, यानी बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि देखो जो वायरस है वो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों हैं वायरस में। लेकिन जो वायरॉइड्स हैं वहाँ पे सिर्फ न्यूक्लिक एसिड है और जो प्रियॉन्स हैं वहाँ पे सिर्फ प्रोटीन है। ठीक है, अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं लाइकन्स की। लाइकन्स के बारे में आपको एक आइडिया होगा क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में भी आपको लाइकन्स के बारे में बताया था। ये क्या है? ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। एल्गी और फंजाई के बीच में ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। ठीक है, तो इसमें एल्गी भी आएंगे और फंजाई भी आएंगे। ठीक है, अभी देखो जो एल्गल कंपोनेंट है इसको कहते हैं फाइकोबायोन्ट, क्योंकि आप जानते हैं जो फाइको टर्म है वो एल्गी के लिए यूज करते हैं। एंड फंगल कंपोनेंट को कहते हैं माइकोबायोन्ट, क्योंकि माइको टर्म जो है वो फंजाई के लिए यूज करते हैं, है ना। अब जो एल्गल पार्टनर है ना, एल्गल पार्टनर ये जो है वो मोस्टली ग्रीन एल्गी होते हैं या साइनोबैक्टीरिया भी होते हैं। साइनोबैक्टीरिया जिनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, जो कि अब कहाँ आता है? फाइव किंगडम में, वो मोनेरा किंगडम में आता है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स हैं तो मोनेरा किंगडम में आता है। अब देखिए जो फंगल पार्टनर है इसमें जो है यूजुअली एस्कोमाइसिटीज वाले होते हैं, लेकिन समटाइम्स बेसिडियोमाइसिटीज वाले हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एल्गी जो है आप जानते हैं ये प्लांट किंगडम में आते हैं, तो ये ऑटोट्रॉफिक है, मतलब ये अपना खाना खुद बनाएंगे फोटोसिंथेसिस से। लेकिन फंजाई आप पढ़ चुके हैं किंगडम फंजाई ये कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, अपना खाना खुद से नहीं बनाते। तो अब यहाँ पे दोनों का फायदा होना है, तो एल्गी है फंजाई है। ठीक है, तो एल्गी जो है वो फोटोसिंथेसिस करेगी, फूड बनाएगी, तो ये अपने पार्टनर यानी फंजाई को फूड देगी। ठीक है,
और जो फंजाई है ये क्या करते हैं, ये प्रोवाइड शेल्टर टू एल्गी, एल्गी को रहने की जगह देते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, एंड एब्जॉर्ब वाटर मिनरल फॉर एल्गी, ये जो वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं अपने पार्टनर एल्गी को भी देते हैं, ठीक है। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशन है, दोनों का फायदा होता है। अभी देखिए यहाँ पे कुछ लोग ऐसा मानते हैं, कुछ जो पत्नी पीड़ित पति हैं उनका कहना है कि यहाँ पे एल्गी जो है वो वाइफ है और फंजाई जो है वो पति है, क्योंकि एल्गी जो है वो अपने पति यानी फंजाई के लिए खाना बनाती है, और जो जैसे पति बाहर से पैसा कमा के लाते हैं वैसे ही जो फंजाई है ये वाटर एब्जॉर्ब करके एल्गी को देते हैं, तब जाके एल्गी जो है फोटोसिंथेसिस से खाना बनाती है। बट ये कुछ ऐसा कोई लॉजिक नहीं बनता, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, कि पति पत्नी वाले ऐसा कोई बात यहाँ पे है नहीं। तो ये याद रखिएगा कि एल्गी जो है ये इसको फूड देगा, ये इसको शेल्टर देगा, वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करेगा, खुद भी रखेगा, इसको भी देगा। अब ये जो है लाइकन्स वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स हैं, दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज, ये पॉल्यूटेड एरियाज में ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर जो है कंप्लीट होता है। अब देखो माइकोराइजा के बारे में आपको थोड़ा आइडिया मैंने लास्ट लेक्चर में दिया था, उसके बारे में एनसीईआरटी में डिटेल में दिया नहीं है, लाइकन्स के बारे में दिया था वो हमने पढ़ लिया। इसी के साथ हमारा जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, और इसी के साथ मैं ये लेक्चर यहीं पे एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।